जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के अपने हम महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज है 28 दिसंबर 2022। 28 दिसंबर 2022 से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारे इस सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं देख लेते हैं आज के हमारे पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अभी आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। तो पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया गया है, या फिर 25 दिसंबर को, या फिर 26 दिसंबर को, या फिर 27 दिसंबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3। 26 दिसंबर को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है। तो 26 दिसंबर को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये है दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो हमने देख लिया है पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया। तो ये 26 दिसंबर को मनाया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो अगला प्रश्न है 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है, या 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है। तो ये अवनी लेखरा हैं, या फिर स्वास्ति सिंह हैं, या फिर अरुण सिंह हैं, या फिर लवलीना बोर्गेहेन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है। स्वास्ति सिंह। स्वास्ति सिंह ने, यह है स्वास्ति सिंह, इन्होंने 30वां एकलव्य पुरस्कार जीता हुआ है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण। तो इसमें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुमन और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान हाल ही में मिला हुआ है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं ये हैं स्वास्ति सिंह। स्वास्ति सिंह, इन्हें ही 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला हुआ है। ये हैं एक साइकिलिस्ट। कौन है साइकिलिस्ट, एक ये हैं स्वास्ति सिंह, इन्हें ही 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है। तो हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये संकल्प गुप्ता ने जीती है, या फिर हर्षित राजा ने जीती है, या फिर गेटो सोरा ने जीती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 गेटो सोरा। गेटो सोरा ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हुई है। तो ये हैं गेटो सोरा, ये 7 वर्ष के हैं, इन्होंने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हुई है।
देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन क्या है? IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किग्रा महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, या फिर कांस्य पदक जीता है, या फिर रजत पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से विश्व चैंपियनशिप में 49 किग्रा महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता हुआ है कौन सा? रजत पदक। रजत पदक मीराबाई चानू ने 49 किग्रा महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा है, किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये सुदीप सेन हैं, या फिर शोभना कुमार हैं, या फिर M राजेंद्रन हैं, या फिर आशुतोष राणा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3। M राजेंद्रन को काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसे मिला है? तो ये M राजेंद्रन को काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? तो अगला हमारा प्रश्न कौन सा हो जाएगा? तो अगला प्रश्न हमारा सही कौन सा है? तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये भारत रहा है, या फिर अमेरिका रहा है, या इंग्लैंड रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 भारत। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत देश रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा सही है? तो अगला प्रश्न है, 6वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? 6वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, या फिर रजत पदक जीता है, या फिर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण पदक। तो क्या है? 6वीं एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये है लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरी कौन है? तो दूसरी है निकत जरीन। निकत जरीन ने भी और लवलीना बोर्गोहेन दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो ये है निकत जरीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, PM वासुदेवन किस बैंक के MD एंड CEO बने हुए हैं? PM वासुदेवन किस बैंक के MD एंड CEO बने हुए हैं? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं, या फिर HDFC बैंक के बने हैं, या फिर इलाहाबाद बैंक के बने हैं, या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 4। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के PM वासुदेवन MD एंड CEO नामित हुए हैं। तो ये हैं PM वासुदेवन, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO नामित हुए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? गाजी कमलाबी राव हैं, या फिर M राजेंद्रन हैं, या फिर अनिल कुमार लाहौटी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है? अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO नामित हुए हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। तो ये हैं अनिल कुमार लाहौटी, तो इन्हें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO नामित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो ये है महत्वपूर्ण तथ्य, एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो किसे फूड सिक्योरिटी
क्या है FSSAI फूड सिक्योरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गाजी कमला बी राव हैं, या फिर M राजेंद्रन हैं, या फिर अनिल कुमार लाहौटी हैं, से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 गाजी कमला बी राव। गाजी कमला बी राव को FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं IAS अधिकारी क्या है? गाजी कमला बी राव। इन्हें FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर आबस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD KV सुरेश कुमार बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बाबरा मेडकाफ हैं, या फिर प्रोफेसर KS रंगप्पा हैं, या फिर A सेतु माधवन हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर KS रंगप्पा को यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये भूटान के राष्ट्रपति हैं, या फिर इराक के हैं, या फिर ईरान के हैं, या फिर मालदीव के हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 मालदीव। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति इन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ये IIT कानपुर है, या IIT दिल्ली है, या IIT गुवाहाटी है, या IIT मद्रास है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 IIT कानपुर। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। किसने किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। IIT कानपुर रेडी विद आर्टिफिशियल हार्ट। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक फुटबॉलर थे, या फिर एक क्रिकेटर थे, या फिर साहित्यकार थे, या फिर अभिनेता थे। तो राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो हाल ही में आपातकाल की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ये न्यूयॉर्क में की गई है, या फिर इंडोनेशिया में, या फिर बीजिंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अभी चक्रवात आने वाला है, तो चक्रवात की वजह से आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की गई है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, किस देश ने ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट आई है? तो किस देश में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट आई है? तो ये कनाडा में आई है, या फिर अमेरिका में आई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में आई है, या फिर रूस में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस देश में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट आई है? तो ये आई है कनाडा में। कहाँ? ऑप्शन नंबर हमारा सही है 1, कनाडा में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में हाल ही में गिरावट आई हुई है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा सही है? अगला प्रश्न है, भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा? तो भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा? तो ये चीन की सीमा पर करेगा, या फिर पाकिस्तान की सीमा पर करेगा, या फिर दोनों देशों की सीमाओं पर करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 दोनों। भारत
चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना हुआ है? तो ये केरल का है, या फिर असम का है, या फिर उड़ीसा का है, या फिर आंध्र प्रदेश का है? तो किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना है? तो ये कहाँ का है? ये है केरल का। कहाँ का? केरल का है ये धर्मधाम। यहाँ पर ये पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना हुआ है। कहाँ का है? केरल का। तो देख लेते हैं केरल। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पर कुल जिले हैं 14। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जो बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानमंडल में यहाँ पर 140 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा में 9 सीटें और यहाँ पर लोकसभा में 20 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कोच्चि उच्च न्यायालय है। अब देख लेते हैं यहाँ के राजकीय पशु। तो राजकीय पशु यहाँ का हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय फूल यहाँ का कनिकोन्ना का फूल है। राजकीय वृक्ष यहाँ पर नारियल का वृक्ष है। राजकीय फल कटहल का फल है। और राजकीय भाषा मलयालम भाषा है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल हो जाता है। देख लेते हैं, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया हुआ है। केरल ने बर्ड टेबल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की शुरुआत की गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की शुरुआत की गई है? तो यह केरल में की गई है, या फिर तमिलनाडु राज्य में की गई है, या फिर कर्नाटक में की गई है, या फिर असम राज्य में की गई है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है असम। असम राज्य में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन की शुरुआत की गई है। का तो देख लेते हैं कहाँ की गई है? तो ये की गई है असम में। देख लेते हैं असम। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर कुल जिले हैं 35। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ पर विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 16वां स्थान ग्रहण करता है। यहाँ पर राज्य की भाषा असमिया, बोडो, बंगाली आदि हो जाती हैं। यहाँ का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड है। राजकीय वृक्ष होलोंग का वृक्ष है। और राजकीय पक्षी सफ़ेद बदक हो जाती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? किस राज्य में जियो की 5G सेवाएं शुरू हुई हैं? तो हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सेवाएं शुरू हुई हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई हैं, या फिर कर्नाटक में हुई हैं, या फिर उड़ीसा राज्य में हुई हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जियो की 5G सेवाएं शुरू हुई हैं। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कुल जिले हैं 26। राजधानी है विशाखापट्टनम कुर्नूल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। विधान परिषद में यहाँ पर 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में यहाँ पर कुल 25 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 1,62,975 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,62,975 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7वां स्थान ग्रहण करता है।
यहाँ की राजभाषा तेलुगु है। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी नीलकंठ और राजकीय पेड़ नीम का पेड़ हो जाता है। राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य है और राजकीय फूल कुमुदनी का फूल हो जाता है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड हरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत हाल ही में खराब हुई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।